नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के प्रधानमंत्री ने अधिकारी के तौर पर आमंत्रित किया है। ये प्रधानमंत्री का इजराइल का दूसरा राज्य दौरा होगा। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भोपाल धनबाद के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह सेवा न केवल मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के लिए अब तक जितने प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं वे आजादी के बाद किसी समय नहीं हुए। कुल मिलाकर 48,000 करोड़ रुपए से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है जो सीधे मध्य प्रदेश को विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। धनबाद के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन सर्विस चालू होगी। इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए। आप सबको, माननीय सांसद महोदय को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्रयासों के लिए। जिस तरह से रिक्वायरमेंट था कि हमारे भोपाल से सीधी धनबाद और चोपन तक की एक सर्विस हो, ऊर्जा का क्षेत्र है बड़ा, ये वो सर्विस आज चालू होगी। मैं साथियों 3-4 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इतने प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के सैंक्शन हुए हैं जितने आज़ादी के बाद में कभी सैंक्शन नहीं हुए। इंदौर से मनमाड, जो लंबे वर्षों से हमारा एक ड्रीम था, 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। भुसावल से खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। प्रयागराज से मानिकपुर थर्ड लाइन 1,640 करोड़। रतलाम से नागदा थर्ड और फोर्थ लाइन 1,000 करोड़। इटारसी से नागपुर फोर्थ रेलवे लाइन 5,400 करोड़ रुपए। इटारसी भोपाल बीना फोर्थ लाइन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, 4,300 करोड़। बड़ौदा से रतलाम को कनेक्ट करने वाली लाइन थर्ड एंड फोर्थ 8,800 करोड़। और आज की कैबिनेट में गोंदिया से जबलपुर की डबलिंग भी सैंक्शन हुई है, जो कि 5,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। ओवरऑल प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म, जो कि ऐतिहासिक थर्ड टर्म है, इसमें 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे सैंक्शन हुए जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। और मध्य प्रदेश में रेलवे के 1,15,000 करोड़ रुपए के सारी परियोजनाएं चल रही है जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ती है। बजट तो प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड दिया है 15,000 करोड़ रुपए का, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट था उससे 24 गुने ज्यादा है, 24 गुने। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध संस्थान यशोदा और जिला अस्पताल के साथ मिलकर आधारित आईसीयू कमांड सेंटर की शुरुआत की है। इस अत्याधुनिक कमांड सेंटर का उद्घाटन केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बिना किसी देरी के विशेषज्ञ इलाज और नियंत्रण निगरानी उपलब्ध करवाना है। विजनरी लीडरशिप ने इस बात का प्रयास किया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया को अगर बनाना है तो हेल्थ केयर सर्विसेज को भी डिजिटली जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए 2017 के हमारे जो हेल्थ पॉलिसी आई उसमें हमने इंप्रूव करने के लिए डिजिटल इंडिया की दृष्टि से डिजिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम जोड़ेंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम ड्राइविंग फोर्स बनाएंगे और टेक्नोलॉजी से हम ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाएंगे। इस बात का हमने प्रयास किया। आज हम यह भी कह सकते हैं कि डिजिटली हेल्थ केयर इकोसिस्टम को क्रिएट करने का एक बहुत बड़ी पहल भारत की सरकार ने की है। निश्चित रूप से ये टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर है। यहां टर्शरी की दृष्टि से हाई क्वालिटी डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी का ये एक अनूठा व्यवस्था है और एक अनुपम
व्यवस्था है जो यहां पर खड़ी की गई है। लेकिन मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरे नेहरू गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। पटना में नितिन नबीन ने एक एक कर नेहरू गांधी परिवार के शासनकाल की याद दिलाई और बताया कि किस तरह से उनके शासनकाल में विदेशी ताकतों के साथ समझौता कर लिया गया था। राहुल गांधी को नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बताते हुए नितिन नबीन ने कहा कि उन्होंने अपनी कई विदेश यात्राओं के बारे में देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी नहीं बताया। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देश के युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा। देश की जनता के कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है, मैं उसकी जानकारी थोड़ा आपसे साझा कर रहा हूं। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, वो राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों पे कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। ये जो पूरा कांग्रेस परिवार का कंप्रोमाइज मिशन रहा है, इसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं। पंचशील की आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई, ये हम सब ने देखा है नेहरू का कंप्रोमाइज मिशन। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर, जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी। लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। आइए राजीव गांधी के कंप्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रक्षा सेवा में किस प्रकार से अपने उस डील को पर्सनल बैंक अकाउंट को मजबूत करने का माध्यम बनाया गया। बोफोर्स घोटाले में स्वीडिश जांच के लिए किस प्रकार से उसको रोकते हुए अपने मित्र के लिए कोटोरोची को बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। हम लोगों ने देखा कि भोपाल गैस कांड में हजारों भारतीयों के हत्यारे वोरेन एडरसन को राजकीय विमान से सुरक्षित देश से बाहर करना, आखिर इस कंप्रोमाइज मिशन का कहानी को ही न बताता है। और इसके बाद सोनिया गांधी जी का, जिनका पूरा राजनीतिक अगर आप देख सकते हैं तो 2004 से 14 के बीच में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सुपर PM बनकर समांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन करना निश्चित रूप से कंप्रोमाइज PM का मिशन जो कांग्रेस का था उसको पूरा कर रही थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता को मजबूत कर रही है, नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लगभग पैसे वितरित किए जा चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बता दें कि स्नातक छात्रों के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित होना उनके लिए बेहद ही खुशी का पल है। उन्होंने सभी स्नातक छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप अपने शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं और अब वो अपने पेशेवर जीवन में नए अवसरों की ओर बढ़ेंगे।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी ने कंपनी द्वारा किए जा रहे उद्योगों और निवेश योजनाओं की समीक्षा की और उनसे राज्य में नए रोजगार सृजन के उपायों पर विचार विमर्श किया। बैठक में निवेशकों को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने और औद्योगिक नीति को और भी अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव भी साझा किए गए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में महत्वपूर्ण संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भारत और जापान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य है। बड़ी आबादी के साथ साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ अवसर और संभावनाएं भी अपार हैं। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यानी जल संसाधन आज के दिन पे, और मीठा जल, यह जल इतना मीठा है कि उस जल का उपयोग
हम न केवल एग्रीकल्चर के लिए बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में भी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में इन सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जिस आबादी में जो आबादी वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है, कार्य करने के लिए किसी भी फील्ड में स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में सदैव आपको उपलब्ध हो सकता है, सस्ता और अच्छा। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आबादी बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि उतनी ही उर्वरा भी है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन भारत के खाद्यान्न उत्पादन का उत्तर प्रदेश 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यानी भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की है। इस बैठक में राज्य के अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में आगामी बजट, विकास परियोजनाओं की समीक्षा और नागरिक कल्याण योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो और प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि उनका प्राथमिक ध्यान जनता की भलाई और प्रदेश के संतुलित विकास पर होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विशेष बैठक की। इस बैठक में उन्होंने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों के साथ राज्य के सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की है। बैठक का उद्देश्य इस बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू रूप से कराने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि नमो भारत RRTS कॉरिडोर का फाइनल मंजूर हो गया है। यह कॉरिडोर गुरुग्राम के फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जुड़ेगा और NCRTC को योजना को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया है कि 64 किलोमीटर लंबी परियोजना में 52 किलोमीटर हरियाणा में है। गुरुग्राम में कॉरिडोर ईफो चौक से शुरू होकर सेक्टर 29 मिलियम सिटी सेक्टर और इसके साथ ही सेक्टर
52, सेक्टर 57 और इसके साथ ही 61 तक जाएगा और इसे दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद में ये कॉरिडोर सैनिक कॉलोनी से गुजरते हुए न्यू फरीदाबाद और एनआईटी, बाटा चौक और सेक्टर 12 से लेकर 15 तक पहुंचेगा और इसे दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन से जोड़ा जाएगा। इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का, और यहां की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58-61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी, यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें NIT क्षेत्र हो, चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज NTV नेशनल।